और साइकोमेट्रिक में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, एक बार उनको रिकॉल करते हैं और फिर इसको आप लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। साइकोमेट्री में हमने देखा था कि हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मॉइस्ट एयर। और मॉइस्ट एयर का क्या मीनिंग था भाई, जिसमें ड्राई एयर भी हो और वाटर वेपर भी हो। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं कहीं कोई यूज़ कर रहा हूँ टर्म ड्राई एयर, इसका मतलब मैं मॉइस्ट एयर की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एयर बिना मॉइस्चर के नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर मौजूद होता है। दूसरी चीज़, मॉइस्चर का मतलब नमी था, ठीक ना। दूसरी चीज़, ये जो नमी मौजूद होती है हवा के साथ, ये किस अवस्था में होती है, सुपर हीटेड स्टेट में होती है। यानी हवा का मान लो टेम्परेचर, अभी वर्तमान में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कमरे की हवा का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ, ठीक है। साइकोमेट्री में हमने देखा था कि हवा के साथ जो भी नमी मौजूद है वो किस स्टेट में है, सुपर हीटेड स्टेट में, ठीक ना। और इसको मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों ये जो सामान्य हवा में जो मॉइस्चर उपलब्ध है, जो नमी उपलब्ध है, वो किस स्टेट में है, सुपर हीटेड वेपर के केस में, ठीक है। कैसे होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी गैस का मास ऑफ ए, मास ऑफ बी और मास ऑफ सी, ये तीन गैस है किसी कंटेनर में। किसी कंटेनर में कितनी गैसेस हैं, तीन। ये हो गया ग्रीन वाला, हो गया आपका मास ऑफ ए, ठीक। और ये जो ब्लैक वाली गैस हो गई, दिस इज द मास ऑफ बी। और तीसरी इसमें एक रेड गैस भी है, ठीक है। ये है आपका रेड, ग्रीन, ब्लैक और रेड। ग्रीन का मास है मास ऑफ ग्रीन, ब्लैक का मास है मास ऑफ बी, और रेड का मास है मास ऑफ रेड, ठीक है। और इस टोटल कंटेनर का जो प्रेशर है वो कितना है, पी। ये जो गैसेस हैं इनका टोटल का प्रेशर कितना है गैस का, पी। तो हमने क्या देखा था कि ये जो नेट पी है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो नेट पी इस पूरे सिस्टम का होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ आर के बराबर होगा। क्लियर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ रेड। ये जो टोटल प्रेशर होगा इन तीनों ही गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। एक चीज हम लोगों ने और सीखा कि ये जो पार्शियल प्रेशर होगा ये किस अनुपात में होगा, ये इनके मोलर मास के अनुपात में होगा। जिसकी मात्रा जिस गैस की मात्रा ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस गैस की मात्रा कम होगी उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा। यदि हम यहां मान लें कि मास ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन मास ऑफ रेड इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, ब्लैक, ठीक ना। हमने मान लिया कि इस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा मास किसका है, ग्रीन गैस का है, उसके बाद रेड गैस का है, उसके बाद ब्लैक गैस का। क्लियर है। तो ये हमें बताता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला, जी के द्वारा, ये भी ज्यादा होगा किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रेड गैस, और ये ज्यादा होगा किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लैक गैस। क्लियर है। यहां से एक चीज हमको सीखने के लिए मिलती है कि या तो हम ये कहें या तो ये कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, मास इज और मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। जिसका मोलर मास गैस में जितना होगा
उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, उतनी ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है भाई, गैस के तो मॉलिक्यूल है ना। अगर मैं अकेला हूं इस सिस्टम में और मैं मान लो गैस ए हूं और आप सब मिलकर गैस बी हो, और ये पूरा कमरा हमारा वॉल्यूम है, तो मैं तो अकेला हूं ना, तो मेरे द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो आप लोगों के कंपेरिजन में हमेशा क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है, अगर मेरा मास कम है तो मेरे द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मास और मोलर मास कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पार्शियल प्रेशर के। जिस गैस का मास जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि मास के एयर के मास में जो वाटर वेपर होगा उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। कैसे, अब वापस उस पर चलते हैं। आइए ना देखेंगे। अब हमने एक कंटेनर लिया जिसमें क्या है, एयर प्लस वाटर वेपर। H2O का मतलब क्या है, वाटर वेपर, ठीक ना। इसके अंदर इस कंटेनर के भीतर एयर भी है और वाटर वेपर भी है, ठीक। अब जरा हम एयर को स्टडी करें तो एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और लगभग O2 कितना है, ए तो N2 हो गया, O2 21% के आसपास है, और 1% में लगभग बाद बाकी 1 से 1.5% में सभी लोग हैं। ये एग्जैक्टली 78 नहीं, 77 पॉइंट समथिंग होता है, और 1 से 1.5% में बाद बाकी सभी लोग हैं। आर्गन है, CO2 है, वाटर वेपर है, ठीक ना। अब जितने भी गैसेज हैं हवा के साथ, सिर्फ किसको छोड़ के, वाटर वेपर को छोड़ के, ऑल गैसेज, याद है लिखा था ऑल गैस मिक्सचर, ऑल गैस, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ड्राई एयर। जितने भी गैसेस हैं उन सबके मिक्सचर को क्या बोला, ड्राई एयर प्लस वाटर, H2O का मतलब वाटर वेपर। यानी इस हवा को हम लोगों ने सिर्फ दो भाग में बांटा, जितनी भी गैसेस थी उनको एक साइड, और जो सिंपली वाटर वेपर था उसको क्या किया, एक साइड। अब जरा देखिए, अगर हमने यहां 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब क्या लिया, गैस लिया है, ड्राई एयर कितना लिया है, मॉइस्चर कितना लिया है, 1 मीटर क्यूब, तो इसमें 99.9% किसकी मात्रा होगी, गैसेस की, लगभग अंदाजन। या अगर 1 केजी कहें तो 1 केजी में 980 और 985 ग्राम कौन होगा, एयर होगा, और 15 से 20 ग्राम कौन होगा, वाटर वेपर होगा। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है जी। अब जरा देखिए, मास ऑफ एयर और ये है मास ऑफ वाटर वेपर, क्लियर है। अब जरा देखिए, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा और इसका जो पार्शियल प्रेशर, अगर इस पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, P, ठीक ना, तो इस P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि ये जो P होगा डाल्टन्स लॉ के अनुसार इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। क्लियर है। अब जरा देखिए, अभी हमने पढ़ा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, क्लियर है। अब 1 केजी हमने ड्राई एयर लिया था जिसमें 980 ग्राम अकेले कौन है, एयर है, और 15 से 20 ग्राम कौन है, इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 20 से 20 ग्राम मान लीजिए, तो 20 से 980 में भाग दीजिए जरा, 49 टाइम्स, यानी 50 गुने के लगभग, ठीक ना। एयर के पार्शियल प्रेशर से वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कितना कम होगा, लगभग 50 टाइम्स। क्लियर है ये बात।
अब इस चीज को हम टीएस डायग्राम पे लेके आते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि क्यों जो एयर है वो सुपर हीटेड स्टेट में है। ठीक है, इसके लिए टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये है सामान्य टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एम्बिएंट का टेम्परेचर। और हमने माना था कितना कि अभी जो वातावरण, मान लो अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है वो 35 डिग्री है, तो ये TATM इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यहां से हमने 1 kg एयर लिया था। अब इस 1 kg एयर के अंदर क्या क्या होगा? वाटर वेपर और ड्राई एयर। ठीक ना? अब जरा वाटर वेपर की देखिए, यहां का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो लाइन है प्रेशर लाइन, ध्यान दें, ये स्ट्रेट लाइन तो टेम्परेचर की होगी, लेकिन प्रेशर लाइन कैसी होगी? ये होगी। तो ये प्रेशर हमने मान लिया PS इज इक्वल टू 1 बार, बिकॉज हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक ना? ये 1 बार प्रेशर की लाइन है और इसी के सामने का टेम्परेचर है। ठीक ना? इसी के सामने ये टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर होगा उसका जो प्रेशर होगा, देखिए जो वाटर वेपर, अगर इसको फिर से देखेंगे थोड़ा सा, इसमें वो कंटेनर था 1 kg लिया था, जिसमें 980 ग्राम कौन है? एयर, और 20 ग्राम कौन है? वाटर वेपर। इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? TATM इज इक्वल टू, और इसका प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? अब जरा देखिए, इस पूरे सिस्टम का प्रेशर P इज इक्वल टू P ऑफ एयर प्लस P ऑफ वाटर वेपर लिख सकते हैं। ठीक ना? और हमको पता है कि ये जो है इसके कंपेरिजन में 50 गुना क्या है? कम है। अब जरा देखिए, लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर दोनों का कितना है? दोनों का टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री और वाटर वेपर भी। तो सपोज यहां पर हमारा सैंपल था, ठीक है, टेम्परेचर तो 35 लिया हमने, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर लेना है वाटर वेपर का वो कितना कम लेना है भाई? 50 गुना कम। ये देखिए, ये तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे ही जाएगी ना। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। अब ध्यान से देखिए, दोनों का टेम्परेचर कितना लेना है? 35। ठीक ना? लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या लेना है? बहुत कम लेना है। किसका? वाटर वेपर का। अब जरा सोचिए, अगर ये पार्शियल प्रेशर कम है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, अगर ये नीचे है तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर, हर एक प्रेशर का अपना एक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। जैसे इस प्रेशर पे ये हो गया T, ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। अगर हम इस प्रेशर लाइन पे लें तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, इस पे लें तो ये सैचुरेशन होगा, इस पे लें तो ये सैचुरेशन होगा। बात समझ में आ रही है? यानी हर एक प्रेशर का एक सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। क्लियर है? अब जरा देखिए, ये एम्बिएंट कंडीशन था, अब हम एम्बिएंट से कहां आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। और आपको पता है नीचे आने का मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और लो प्रेशर पे कोई चीज बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। ठीक ना? अब चूंकि पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का बहुत कम है, तो उस प्रेशर पे ये सामान्य टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा? सुपर हीटेड स्टेट में। अब देखिए, इस प्रेशर पे यहां के बाद कौन सा स्टेट शुरू हो गया? इस पॉइंट के बाद इधर कहीं जाएंगे तो किस स्टेट में जाएंगे? यानी पार्शियल प्रेशर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पार्शियल प्रेशर, इस अगर हमको इस पॉइंट को डिफाइन करना हो, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? ए। तो इस पॉइंट का नाम क्या देंगे? दिस इज द T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री होगा एंड प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ
वाटर वेपर होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सेचुरेशन के लिए ये कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रेशर पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर नीचे करेंगे तो सपोज करिए ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को कम करें तो 15 डिग्री टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। और 15 डिग्री से जरा सा ऊपर जाएगा तो किस स्टेट में पहुंच जाएगा, सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर भी जो नमी मौजूद है हवा के साथ वो किस अवस्था में है, सुपर हीटेड अवस्था में है। क्योंकि ये सारा का सारा रीजन कौन सा है, सुपर हीटेड स्टेट है, सुपर हीटेड रीजन है। ये हमारा अंदर वेट रीजन, ये है सुपर हीटेड रीजन और ये है सब कूल रीजन। तो यहां से हम क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं कि क्यों रूम टेम्परेचर पर भी जो हवा मौजूद है उसके अंदर जो नमी है वो किस अवस्था में है, सुपर हीटेड स्टेट में। ये हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था ना। एक चीज और भी देखी थी हम लोगों ने, बात की थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर चलता है, ठीक ना। सैचुरेट का मतलब मैंने बताया था, मैं अपनी अधिकतम लिमिट को पालूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, संतृप्त हो जाऊंगा, सैचुरेट हो जाऊंगा। सैचुरेट का मतलब संतृप्त होना है। अगर मैं 5 रोटी खाता हूं और आज मैंने 5 खा लिया, इसका मतलब मैं संतृप्त हो गया हूं, सैचुरेट हो गया हूं। इसके बाद मैं और ज्यादा, मुझे कितना भी खिलाया जाए मैं नहीं खा सकता। बात समझ में आ रही है। वैसे ही हवा के पास नमी को ग्रहण करने की एक अधिकतम क्षमता होती है। किसी भी देखिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हवा की नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 10 डिग्री पे अगर कोई टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर है तो मान लो ये 10 ग्राम पानी को अपने साथ क्या कर सकती है, घुला सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस हवा के नमी ग्रहण करने की क्षमता बढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ा। देखो गर्मी के दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि हवा का टेम्परेचर क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। जब हवा का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए आप कपड़े डालते हो और आधे घंटे में जाते हो तो कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि हवा नमी की भूखी है। हवा का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो उसके नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। जैसे ही वो हवा आपके कपड़ों के संपर्क में आती है, कपड़ों से नमी को क्या कर लेती है, ले लेती है और कपड़े आपके सूख जाते हैं। ठंड के मौसम में नहीं होता। ठंड के मौसम में एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन होने के कारण उस हवा की नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। और उसके बाद अगर आपने कपड़े डालें तो हवा आ तो रही है बट उसके नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कम है। तो वह आपके कपड़े से नमी नहीं लेती है और आपके कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी हवा जो होती है उसकी नमी ग्रहण करने की एक लिमिट होती है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम मैक्सिमम उतना ही ले सकती है, ठीक ना। अब जरा देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये हवा की ये क्षमता बढ़े, यानी नमी ग्रहण करने की क्या बढ़े, क्षमता बढ़े, तो हमें क्या करना होगा, उस हवा को के टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। जब वो उस हवा की क्षमता बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो अपने साथ ज़्यादा नमी को ग्रहण कर पाएगी। बात इसीलिए हम लोग कूलर यूज करते हैं गर्मी के दिन में। आप देखिए जब बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना तो आपका कूलर ज़्यादा ठंडा हवा देता है, क्योंकि वो हवा आपके कूलर में जो पानी गिर रहा है उसको अच्छे से क्या कर पाती है, ग्रहण कर पाती है। और जब भी हवा के अंदर आप नमी को डालेंगे तो हवा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हवा में जैसे जैसे नमी डालते जाएंगे हवा का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और यदि आपने हवा से नमी को खींच के अलग करना शुरू किया तो हवा का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है। तो सैचुरेशन का मतलब क्या है, कोई भी हवा अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार जो भी टेम्परेचर है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, हवा का जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अनुसार उसकी एक अधिकतम लिमिट होगी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। अगर उसने उतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो हम उस हवा को क्या कहेंगे कि हवा सैचुरेट हो गई। अब अगर हम उसमें कितना भी पानी मिलाएं वो नमी ग्रहण नहीं करेगी।
और अनसैचुरेटेड का मतलब है हवा अभी संतृप्त हुई नहीं है, सैचुरेट हुई नहीं है, इट कैन स्टिल टेक सम वाटर, ये अभी भी कुछ नमी को क्या कर सकती है, अपने साथ लेके जा सकती है। इस तरह की हवा को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड एयर। बात समझ में आ रही है? दो तरह की एयर है, सैचुरेटेड एयर और दूसरा अनसैचुरेटेड एयर। क्लियर है? बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, साइकोमेट्री में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स को अच्छे से समझना होगा, ठीक ना, जिनको हम साइकोमेट्री के टर्म्स कहते हैं, टर्मोलॉजीज कहते हैं। उनके बिना साइकोमेट्री को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है पहले मैं उनको मेंशन करता हूं, फिर उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो टर्म हम लोग को सीखना है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसको दूसरा नाम कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। ये पहला टर्म है जिसकी हमें स्टडी करनी है। सेकेंड टर्म जो हमें पढ़ना है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक ना। थर्ड टर्म जो आपको पढ़ना है थर्ड टर्म आपका परसेंटेज ह्यूमिडिटी, परसेंटेज ह्यूमिडिटी, ठीक ना। और चौथा टर्म पढ़ना है आपको टेम्परेचर इन साइकोमेट्री, टेम्परेचर्स इन साइकोमेट्री। इस टेम्परेचर के अंदर कई तरह के टेम्परेचर हैं, ठीक ना। क्या क्या भाई, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर, तीसरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तीन तरह के टेम्परेचर को हमें स्टडी करना है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट, ठीक ना। इन सभी को पढ़ने के बाद ही हम साइकोमेट्री के टर्म्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्या है क्या चीजें जो आगे हम सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, इन सब चीज़ों को तभी समझ पाएंगे जब हम इन बेसिक चीज़ों को समझते हैं, ठीक ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये सारे टर्म क्या हैं और कैसे हम लोग इनको स्टडी करें, ठीक ना। चल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। और ध्यान रहे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज इसमें से अगर आप याद करेंगे तो बस 10 मिनट के लिए आपके साथ रहेगा, आपको इसको सीखना होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि साइकोमेट्री याद करने से काम नहीं चलने वाला है, तो थ्योरेटिकल, बट ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। डेफिनेशन याद करेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे और सारे डेफिनेशन एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए इसको एकदम ध्यान से समझना हो, कोई भी चीज याद करने वाली इसमें नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के अंदर क्या ले लिया, मॉइस्ट एयर के हैं या फिर ड्राई एयर के हैं, क्योंकि मॉइस्ट एयर और दोनों ड्राई एयर दोनों में ही एयर प्लस वाटर वेपर मौजूद है, ठीक ना। तो इसमें एयर प्लस वाटर वेपर, ठीक है, इसका मिक्सचर हमने ले लिया। क्लियर है ना। इसमें मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर। इस कंटेनर में दो ही लोग हैं, एक तो एयर है और दूसरा वाटर वेपर है, ठीक ना। और इसका वॉल्यूम हमने लिया है कितना, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V है, ठीक ना। तो इस वॉल्यूम V के अंदर मास ऑफ वाटर वेपर टू दी मास ऑफ एयर, ये जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक ना। किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, कोई भी मॉइस्ट एयर का जो वॉल्यूम है उसमें कितना वाटर वेपर है बटा
कितना ड्राई एयर है, क्योंकि हमें पता है मोस्ट एयर के अंदर दो ही लोग हैं, एक तो वाटर वेपर और दूसरा ड्राई एयर, ठीक ना। तो वाटर वेपर का जो क्या कहेंगे उसको, जो मास है अपॉन ड्राई एयर का जो मास है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ये तो रेशियो हुआ, बट ये क्या देता है हमें, ये हमें बताता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। किसी भी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर जो आपको दिया गया है, उसमें एक्चुअल में, वास्तविकता में मॉइस्चर की मात्रा कितनी है, ठीक ना। ये हमें किससे मालूम चलता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से, ठीक ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग यहां पर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे, अगर ओमेगा की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, ठीक ना, कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया है। अच्छा, अगर आप यूनिट की बात करें, स्पेसिफिक अक्सर पूछता है यूनिट, तो ये देखिए मास ऑफ वाटर वेपर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम, और मास ऑफ एयर के लिए केजी। 1 केजी एयर लिया, उसमें 20 ग्राम क्या है, अभी हमने बात किया 20 ग्राम वाटर वेपर है, और 980 ग्राम क्या है, एयर है, ठीक ना। तो इसको हम ग्राम पर केजी भी कह सकते हैं, या फिर केजी पर, अगर आप ग्राम को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में, तो ग्राम पर केजी या फिर केजी पर केजी, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। और अगर 0.2 कहा जा रहा है, 0.2 नहीं कह सकते, कितना कह सकते हैं, 0.02, 20 ग्राम की बात हो रही है ना, तो 0.2 का मतलब 200 ग्राम हो गया, तो 0.02, यानी ये बताता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0.02 है। ये हमें बताता है कि एक्चुअल में जो हवा हमें दी गई है उसमें मॉइस्चर की मात्रा कितने, इसको देख के हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम क्या है, वाटर वेपर है, और रिमेनिंग क्या है, एयर है, ड्राई एयर है। क्लियर है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें क्या बताता है, ये हमें एक्चुअल में हवा के अंदर कितनी मात्रा किसकी है, वाटर वेपर की है, ये कौन बताता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो। और इसका यूनिट कितना होता है, ग्राम पर केजी या फिर केजी पर केजी। नहीं कटे, अरे यूनिट केजी पर केजी से नहीं कटने वाला, यूनिट थोड़ी ना काटने वाले हैं। ये देखिए, अगर ऐसा कंफ्यूजन तो इसको आप क्या रखिए, ग्राम पर केजी रखिए। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, केजी में, ठीक ना। और या फिर केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्राम में। बात बट सिंपली समझें, ये किस में है, ग्राम पर केजी में है। क्लियर है। आई ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यहां से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है, उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग लिखते हैं मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, और इसको लिखता है 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन P माइनस PV। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसा कैसे लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इसके टर्म में कैसे लिखा जाता है, यहीं पर सीख सकते हैं हम लोग। ध्यान दें, ये जो हमने कंटेनर लिया था, ठीक ना, इसका वॉल्यूम कितना था, V। इसमें जो हवा है, जो ड्राई एयर है, उसका वॉल्यूम भी कितना होगा भाई, हवा तो इस पूरे में होगी ना, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, V हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर भी तो पूरे में है। बात समझ में आई। तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है तो इसके अंदर एयर का वॉल्यूम भी कितना होगा, V होगा, और वाटर वेपर का भी वॉल्यूम कितना होगा, V होगा। मान लो इस कमरे में एयर और वाटर वेपर दोनों है, तो
तो ये पूरे कमरे के अंदर वाटर वेपर है ना, ऐसा तो नहीं कि एक कोने में सिर्फ वाटर वेपर पड़ा है। तो वाटर वेपर का ही वॉल्यूम कितना होगा, जो कमरे का वॉल्यूम होगा। ड्राई एयर का भी वॉल्यूम कितना होगा, जो इस कमरे का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, यदि इसका प्रेशर P है, कंटेनर का प्रेशर कितना है, P है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर लिख सकते हैं। नाउ तीसरा इक्वेशन ध्यान दे, यदि इसका टेम्परेचर कितना है, T है, तो अभी अभी हमने बात किया कि अगर हम यहां से एक सैंपल लेते हैं और उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो हवा का टेम्परेचर भी 35 होगा और जो वाटर वेपर मौजूद है उसका टेम्परेचर भी कितना होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एयर प्लस टेम्परेचर ऑफ वाटर। कैन बी राइट, लिख सकते हैं ना। अब देखें जरा, ये जो कंटेनर के अंदर हवा है, इसको हम आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं, ठीक ना। और उसके अंदर जो मॉइस्चर है ये भी तो सुपरहीटेड स्टेट में है, इसको भी हम क्या मान सकते हैं, आइडियल गैस। और अगर इन दोनों को आइडियल गैस माने तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT। अब सबसे पहले हम ये लिखते हैं किसके लिए, जो वाटर वेपर मौजूद है इस हवा में उसके लिए, क्योंकि उसको भी हम आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर वेपर किस अवस्था में है, सुपरहीटेड अवस्था में। जरा देखिए, P ऑफ वाटर वेपर लिख सकते हैं, P ऑफ वाटर वेपर का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर, R ऑफ वाटर वेपर एंड T ऑफ वाटर वेपर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट ना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब जो हवा है उसको भी हम आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू मास ऑफ इनटू R ऑफ इनटू T ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को किससे भाग दे देते हैं, इक्वेशन 2 से। यहीं पर सिंपली इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन 2 से। अब जरा देखिए, यहां से हम इसको डिवाइड कर दिए। अब वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम और वाटर वेपर क्या है, इक्वल है। तो जरा देखिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैंसिल। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ एयर, सॉरी यहां गलत हुआ है, टेम्परेचर ऑफ एयर किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या था, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, यही था ना। ये वैल्यू निकालनी है, यहां से हम यही वैल्यू निकालेंगे, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर। तो लिखे जरा, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू, ये देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, RA अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इनटू R ऑफ वाटर वेपर। लिख सकते हैं। अब जरा देखें, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। और जरा इसको देखिए, क्या लिख सकते हैं, R क्या है, R इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। सो इस RA को लिख सकते हैं R बार अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। और नीचे क्या लिख सकते हैं, R ऑफ वाटर वेपर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है। अब जरा देखिए भाई, R बार से
आर बार कैंसिल, ठीक ना। और यहां पे क्या बचेगा, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इनटू, ये उल्टा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। अब जरा बताइए, मॉलिक्यूलर वेट वाटर वेपर का कितना होगा, वाटर वेपर का मतलब H2O, ठीक ना। H2O में H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए कितना हुआ 18। और एयर के लिए देखेंगे तो मैक्सिमम भाग किसका होता है, नाइट्रोजन, ठीक ना। और उसके बाद ऑक्सीजन, तो 14 प्लस 16 कितना आएगा 30, ठीक ना। बट 1 से 1.5% में और लोग भी तो होते हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 14, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, 16 14 30, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं, तो इसको माना जाता है एयर का कितना 20, 30 के जगह क्या मानते हैं हम लोग 29, ठीक ना। एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना लेते हैं 28.99 के आसपास होता है, इसको हम एग्जैक्टली कितना लेते हैं 29 लेके चलते हैं, ठीक ना। सो इट इज मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और ये कितना हो गया 18 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 29 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। 18/29 को भाग देंगे तो ये आएगा 0.622 और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ एयर, जरा ध्यान से देखिए, प्रेशर ऑफ एयर अगर यहां से निकालें तो ये कितना हो जाएगा PA इज इक्वल टू P माइनस P वाटर वेपर, सो इट इज P माइनस P वाटर वेपर। सो दिस इज फाइनली क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन P माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्लियर है, चलिए इसको नोट करें।